नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, मेरा नाम है दिविज बहुगुणा। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और कल काउंटडाउन शुरू होना है, यानी कि मतगणना होनी है और कल नतीजे हमारे सामने आने वाले हैं कि भारत की सत्ता में कौन काबिज होने वाला है। और 2024 का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे ज़रूरी मुद्दे इस चुनाव में हैं, जैसे अंकिता भंडारी का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है और तमाम सारे मुद्दे हैं। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी उतरे हैं उनका कल भविष्य तय होने वाला है कि आखिर कौन जीत का डंका बजाने वाला है। और कल के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ चुनावी विश्लेषक श्री पंकज कुशवाल जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि सर क्या लग रहा है, कल 4 तारीख है, 4 जून है और कल काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है, नतीजे आने वाले हैं। कैसा देखते हैं आप कल के? धन्यवाद दिविज। पहली बात तो मैं कोई बड़ा चुनावी विश्लेषक नहीं हूँ, पत्रकार हूँ। पत्रकार के तौर पे हम लोगों ने चुनाव देखे और समझने की कोशिश की है। हाँ, जैसे कि तुमने अभी कहा था अपने इंट्रो में कि जो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे, वो किस तरह से प्रभावित किया उन्होंने चुनाव को। तो फिलहाल जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और एग्जिट पोल्स की माने तो उत्तराखंड में भाजपा 5 की 5 सीटों पर हैट्रिक लगा रही है, जीत की हैट्रिक लगातार तीसरी बार। तो ऐसे में लगता नहीं है कि कोई स्थानीय मुद्दा जो है उसने चुनाव को प्रभावित किया है। और चुनाव के दौरान ऐसा कुछ दिखा भी नहीं था, सिवाय सोशल मीडिया पर जो था, सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड या भू कानून को लेकर हल्की सुगबुगाहट थी, लेकिन नेताओं की जनसभाओं में या फिर नेताओं के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के, उनके प्रत्याशियों के भाषण में स्थानीय मुद्दे तो नदारद थे। हाँ, गणेश गोदियाल ने गढ़वाल संसदीय सीट पर इन मुद्दों को छुआ था, उन्होंने अग्निवीर जैसे मुद्दे को छुआ था, चुनाव में कोशिश की थी, जिसका असर गढ़वाल संसदीय सीट पर दिखा। जो अभी तक माना जा रहा था कि ये चुनाव, गढ़वाल संसदीय सीट पर चुनाव फंसा हुआ है, भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। और आज इंडिया टुडे एक्सिस का जो एग्जिट पोल देख रहा था मैं, उसमें भी वो भी बता रहा है कि उत्तराखंड में 5 सीटें तो भाजपा जीतेगी, लेकिन हो सकता है कि उसे 1 सीट का नुकसान हो। तो संभवतः वो गढ़वाल संसदीय सीट के लिए कह रहे हैं। टिहरी संसदीय सीट का है कि टिहरी संसदीय सीट में कांग्रेस तो मुकाबले में थी नहीं। निर्दलीय जो प्रत्याशी थे 26 वर्षीय बॉबी पंवार, उन्होंने रोचक बना दिया था मुकाबला, लेकिन बहुत कम समय था प्रचार का, उनके पास इतने बड़े संसाधन भी नहीं थे, बिल्कुल नए हैं राजनीति में, और अब तक उनकी पहचान सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ने के वाली रही है, क्रांतिकारी युवा के तौर पे। तो बहुत कम समय में सब तक पहुंचना उनके लिए भी मुश्किल था, हालांकि लोगों का जब समर्थन दिख रहा था उनके साथ। तो ऐसे में टिहरी संसदीय सीट पर लड़ाई लगभग एक तरफा थी। तो टिहरी संसदीय सीट पर कोई ऐसे कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं थी। हालांकि पहले तक ये माना जा रहा था कि टिहरी संसदीय सीट पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो बहुत बड़े फर्क से जीतेगी, अंतर से जीतेगी। लेकिन अभी फिलहाल ये थोड़ा सा जो बॉबी पंवार ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, उससे ये कहना अब मुश्किल है कि वो बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। और रही अल्मोड़ा की बात, अल्मोड़ा संसदीय सीट में भाजपा के जो अजय टम्टा हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, बताया जाता है कि उनसे लोगों की नाराजगी तो थी, लेकिन लोग कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे प्रदीप टम्टा, उन्हें भी बहुत खास पसंद नहीं करते हैं। फिर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है तो भाजपा माइंडेड वोटर बहुत ज़्यादा है, विधानसभा चुनाव के परिणाम ने भी दिखाया। तो अल्मोड़ा की लड़ाई भी एक तरह से एक तरफा थी। 2 जगह बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई रही है, एक हरिद्वार में और एक ऊधम सिंह नगर नैनीताल संसदीय सीट में। हरिद्वार में गणित इसलिए थोड़ा सी गड़बड़ लगी कि जब मतदान हुए थे तो उसके बाद जो मतदान के आंकड़े आए थे, उसमें भाजपा के पास जो हरिद्वार की सीटें हैं उनमें सबसे कम मतदान हुआ था, जबकि जहां से कांग्रेसी विधायक हैं उनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। वहां पर कहीं पे 70% से ज्यादा रहा, औसत जो था उस उत्तराखंड राज्य का उससे भी कई ज्यादा रहा। तो वहां भाजपा की चिंता इसलिए जरूर बढ़ गई है कि भाजपा जिन विधानसभा सीटों पर मजबूत थी वहां बहुत कम मतदान हुआ। यहां तक कि त्रिवेंद्र रावत जो भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनकी जो अपनी मूल सीट थी डोईवाला, जहां से वो विधायक रहे थे, उस सीट पर इस हरिद्वार संसदीय सीट का सबसे कम मतदान हुआ। तो भाजपा के लिए हरिद्वार ने कम वोट, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में कम वोटिंग ने उसकी चिंता बढ़ा ली है। और रही बात ऊधम सिंह नगर नैनीताल संसदीय सीट की, तो तराई वाली सीट में
किसान आंदोलन का बड़ा असर दिखा गया। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए थे जिसके बाद वहाँ वोटों का बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है, खासकर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा ध्रुवीकरण हुआ है। और वहाँ पर जो कांग्रेस के पास फिलहाल मौजूदा समय में सब दो आकर्षक नेतृत्व वाले युवा विधायक हैं, हल्द्वानी से सुमित हृदयेश हैं और खटीमा से भुवन कापड़िया, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा चुनाव में हराया था। तो कांग्रेस ऐसे में चमत्कार की उम्मीद कर रही है वहां पे। हालांकि जो प्रत्याशी थे प्रकाश जोशी, वो कोई चर्चित चेहरा नहीं थे, वो बहुत जाने पहचाने नेता नहीं थे। तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, वोटों का जैसे ध्रुवीकरण हो। तो बाकी जो है भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति हमेशा से ही मजबूत रही है। पहले चरण में चुनाव करवाने के भी मायने यही थे कि उत्तराखंड से भाजपा हमेशा एक संदेश देना चाहती है हर बार ही। और जब इस बार भाजपा को दोबारा बहुमत मिला राज्य बनने के बाद, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। 2017 में भाजपा जीती थी बड़े बहुमत के साथ और 2022 में भी। तो ऐसे में ये कहना भी बहुत अलग सी बात नहीं होगी कि यहाँ पे भाजपा की अगर 5 सीटें भी आए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे, उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को देखते हुए और यहाँ का जो भाजपा की तरफ लोगों का रुझान है, उससे अगर 5 सीटें आ भी जाती है तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। तो जैसे कि आपने बताया कि भाजपा का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है उत्तराखंड में, और जो तमाम सारे मीडिया हाउसेज हैं वो भी अपने एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं जिसमें भाजपा बढ़त लेती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मतदान जो हुआ उत्तराखंड में वो काफ़ी कम हुआ। मैदानी क्षेत्रों में हालांकि ज़्यादा हुआ लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कम हुआ। और तमाम सारे स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आए, नरेंद्र मोदी आए, योगी आदित्यनाथ आए, राजनाथ सिंह आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो भाजपा के जो वोटर्स थे वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो क्या दोबारा से क्या भाजपा 5 सीटों में एक क्लीन स्वीप मारेगी, या फिर भाजपा अगर जीतती भी है तो कम वोटों के अंतर से जीतेगी? किसको आपको लग रहा है? एक्चुअली चुनाव से पहले तक भाजपा का एक प्लान था। जब भाजपा की बैठकें होती थी तो ये प्लान था कि हर संसदीय सीट पर 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना है। 5 लाख वोटों का अंतर होना चाहिए हर, उसके लिए वो अभियान के रूप में काम कर रही थी। लेकिन मतदाताओं में निराशा थी इस बार। एक निराशा ये थी कि चुनाव को लेकर पहले तो लोग उत्साहित थे, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होने लग गई तो उसके बाद लोगों में बड़ी निराशा थी। लोगों को लगा था कि पहाड़ में चेहरे बदले जाएंगे। खासकर टिहरी संसदीय सीट में बहुत लंबे समय से माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं, उनके 3 पारियां पूरी हो चुकी, 1 उपचुनाव और 2 लगातार चुनाव जीत चुकी हैं। उन पे आरोप लगते रहे हैं कि उनका स्थानीय जनता के साथ संवाद बहुत कम होता है। तो उनको जब टिकट मिला तो स्वाभाविक सी बात है निराशा हाथ लगी, क्योंकि सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था कांग्रेस की ओर से। तो टिहरी संसदीय सीट में भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा किसी बड़े नेता की रैली नहीं हुई। जिला मुख्यालयों पर भी सिर्फ मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ही कमान संभाल के रखी। प्रधानमंत्री की भी बहुत रैलियां नहीं हुई उत्तराखंड में। जैसे आप कह रहे थे कि बड़े नेता तो आए, लेकिन उस गति से नहीं आए, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर वो आश्वस्त थे। उत्तराखंड में शुरुआत में ये था कि भाजपा की ही लहर चल रही है, लेकिन हाँ, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसने भाजपा की चिंता जरूर बढ़ा दी है कि अगर जीत भी गए तो बहुत मामूली अंतर रहेगा हर जगह। खुद भाजपा भी कम वोटिंग होने से ज़्यादा परेशान दिखी कि अगर ये कम वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। शुरुआत में कांग्रेस को भी लगा कि कम मतदान जो है उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एजेंसीज के हम लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा को कोई नुकसान हुआ है, कम वोटिंग का कोई नुकसान हुआ है। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि जीत हार का अंतर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। और जैसे बाकी जगह है, और उत्तराखंड में एक चीज और रही, जिन सीटों पर टिहरी को छोड़ के बाकी 4 अन्य सीटों पर कांग्रेस मजबूती से लड़ रही थी, पर कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहे। इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जो हैं वो नदारद रहे। प्रियंका गांधी को छोड़ के ज्यादातर बड़े नेता चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे। तो हो सकता है कि पहले से ही उत्तराखंड को लेकर एक विचारधारा नेताओं के मन में घर कर गई थी कि यहाँ पे भाजपा की बड़ी लहर है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पहले भी यहाँ चुनाव से पहले लगातार भ्रमण होते रहे हैं, तो ये अलग तरह का एक संदेश था। और देश में जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से एग्जिट पोल्स तो भाजपा की ही सरकार रिपीट होती दिखा रही है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा बहुमत दिखा रही है।
तो अब बाकी जो क्या असलियत क्या आती है उसका तो खैर कुछ ही घंटे बचे हैं। कुछ घंटों बाद जो है कल साफ हो जाएगा कि कितनी सीटें आती है, इंडिया गठबंधन को कितनी मिलती है। और एक बड़ा वो था, शायद ये बातचीत में छूट जाए कि पहले लग रहा था कि अग्निवीर जैसा मुद्दा जो है वो उत्तराखंड के चुनाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड को एक सैन्य बाहुल्य राज्य कहा जाता है। यहाँ पर पूर्व सैनिकों की एक बड़ी तादाद है, यहाँ सेना में राज्य की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अग्निवीर मुद्दे का बहुत बड़ा असर दिखा नहीं। गढ़वाल संसदीय सीट पर सिर्फ गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी ने अग्निवीर मुद्दे को उठाया था, लेकिन बड़ा फर्क दिखा नहीं और न लोगों की कोई प्रतिक्रिया भी दिखी। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा के इस फैसले को लेकर लोगों में ना तो नाराजगी थी और ना गुस्सा था। जी सर, उत्तराखंड की जो दो सबसे चर्चित सीटें रही वो थी पौड़ी और टिहरी की सीट। टिहरी से थे प्रत्याशी बॉबी पंवार और पौड़ी से थे गणेश गोदियाल। और इनकी लोकप्रियता का तो हम अंदाज़ा इस हिसाब से लगा सकते हैं कि बॉबी पंवार के समर्थन में जो जितने कई सारे युवाएं आए, और महारानी की रैली में भी बॉबी पंवार के नारे लग रहे थे, और गणेश गोदियाल जब जनसभा कर रहे थे तो वहाँ पे जो भीड़ जुट रही थी उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उनकी लोकप्रियता थी। तो इनके आप क्या देख रहे हैं, पौड़ी और टिहरी सीट में क्या चुनावी समीकरण आप देख रहे हैं? बॉबी पंवार के साथ जो भीड़ थी वो प्रतिक्रियावादी थी, लोग कम थे, वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा चर्चाओं में रहे, सोशल मीडिया पे चर्चा थे क्योंकि वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। और गणेश पौड़ी गढ़वाल सीट से गणेश गोदियाल के साथ जो लोग थे, वो भीड़ जो दिख रही थी वो उसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई मुश्किल हो गई। पर अनिल बलूनी को जिताने के लिए, अनिल बलूनी को विजयी बनाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और गढ़वाल संसदीय सीट वो संसदीय सीट है जहां जितनी भी विधानसभाएं हैं वहां से भाजपा विधायक है। वहां इकलौते विधायक कांग्रेस कोटे से राजेंद्र भंडारी थे जो चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हो गए। तो गढ़वाल संसदीय सीट वो सीट थी जहां पर कांग्रेस के पास कोई भी मौजूदा विधायक प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं था। खुद गणेश गोदियाल जो हैं वो 2017 और 2022 का चुनाव हार चुके थे श्रीनगर विधानसभा से। तो भीड़ को वोट में तब्दील हुई है नहीं हुई है, या बॉबी पंवार के समर्थन में जो लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उग्र प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, वो कितने लोगों को वोट के रूप में तब्दील कर पाए, इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि कुछ भी कहना, और ये मतदान है, लोगों ने न चुनाव में कोई प्रतिक्रिया दिखाई, न चुनाव के बाद कोई प्रतिक्रिया दिखाई। अक्सर उत्तराखंड में बहुत लोग राजनीतिक रूप से बड़े मुखर रहते हैं, खुल के बोलने वाले, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी मतदाताओं में एक अजीब सा ये सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये अब हम ये भी कह सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब उस कल ही दिखेगा। सर, जैसा कि आपने बताया था कि अग्निवीर मुद्दे को लेकर भी लोगों ने मतदान नहीं किया, लेकिन और भी कई सारे स्थानीय मुद्दे थे जैसे कि भू कानून या अंकिता भंडारी, तो इसको लेकर भी लोगों ने मतदान नहीं किया। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन मुद्दों को लेकर लोगों ने मतदान किया होगा, स्पेशली भू कानून को लेकर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बन सकता था, लेकिन भंडारी हत्याकांड जो है वो उस मामले को गणेश गोदियाल ने खूब जोर शोर से उठाया भी, उससे लोग जुड़े भी, कनेक्ट हुए। लेकिन भू कानून वाला मुद्दा तो पूरी तरह से उसका कोई असर दिखेगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भू कानून की जो मांग करने वाले हैं वो हमें सोशल मीडिया पे बहुत दिखते हैं, और एक बहुत छोटा सा वर्ग है युवाओं का, तो बड़ा असर तो नहीं डालेंगे ये मुद्दे। खैर जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब हमारे जो दूसरे चुनावी विश्लेषक हैं कोठारी जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल नतीजे आने हैं, काउंटडाउन शुरू होना है, और 5 सीटों का भविष्य जो है वो हमें कल पता चलने वाला है। आप कैसे देखते हैं, क्या चुनावी समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं कल? धन्यवाद देवेश भाई और पेन पॉइंट के सभी दर्शकों का। आपने बोला है कल चुनाव परिणाम आ जाएंगे, तो उत्तराखंड में जो है हमारी दृष्टि से जो है पांचों की पांचों सीट जो है एग्जिट पोल ने सही दिखाया है, वो जो है बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। हमारी पहली सीट टिहरी जो संसदीय सीट है, इसमें अब चाहे कोई कुछ बोले, लेकिन हमारी महारानी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो कम से कम 2 लाख प्लस वोटों से जीतेगी। और पांचों की पांचों सीटें बीजेपी हर एक सीट पे कम से कम 2 लाख से ऊपर वोटों से प्रत्येक
सदस्य केवल पौड़ी वाली सीट पे अनिल बलूनी जी जो है 1 लाख के करीबन वो भी जीतेंगे। जैसे कि हम लोकसभा चुनाव को देखें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का हम चुनाव करते हैं। लेकिन इस बार जो माहौल था वो चुनाव का दिखा नहीं इस हिसाब से, क्योंकि चुनाव को जैसा कि कहते हैं कि एक त्यौहार की तरह होता है, लेकिन इस बार जो लहर होती है चुनाव की, जैसे भाजपा की जो लहर होती है, मोदी लहर, वो इस बार दिखी नहीं। और जो कार्यकर्ताओं में जो एग्रेशन होता है, वोटिंग को लेकर जो उत्साह होता है लोगों में, वो भी इस बार नहीं दिखा। तो क्या वजह रही सर इसकी? देवेश भाई, इस समय का चुनाव जो है पूरे देश में ही मतलब लोगों में उत्साह बहुत कम रहा इस बार, और हमारे उत्तराखंड में भी इसको लेके उत्साह लोगों में बहुत कम था। लेकिन जो भी वोटिंग हुआ है, जितने लोग, अब उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां वैसी है कि लोग उत्साह यहाँ तो लोगों में रहता है, लेकिन अधिकांश लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं, लोग बाहर रहते हैं। अब वोट के लिए ही लोग जो है बहुत कम लोग अपने पोलिंग बूथों पे आए, अपने घर गाँव में आए हैं। लोग अपनी आर्थिकी से मतलब उसको आजीविका चलाने के लिए जो है विदेशों में या बाहर नौकरी कर रहे हैं, इसलिए वोटिंग का लोगों में उत्साह कम देखा गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम कम रहा है, वोटिंग का जो वो था उत्साह था वो ठीक ठाक ही था। अच्छा, तो जो वोटिंग कम हुई तो ये किसको ज़्यादा फायदा दे सकता है? इसके बाद भी भाजपा का यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, या फिर कांग्रेस की कोई उम्मीद हो सकती है शायद 1 या 2 सीट? देवेश भाई, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस को 1 सीट की भी यहाँ से कोई गुंजाइश हो उत्तराखंड से। वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा है उसमें फ़ायदा और उसका जो है ऐसा कुछ वो नहीं है। ये दोनों को फ़ायदा होता है तो दोनों को होता है, नुकसान होता है तो दोनों को होता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्टी के लोग वोट देने नहीं आए और एक ही पार्टी के लोग वोट देने गए हैं। लेकिन अगर परसेंटेज कम भी रहा है तो उस परसेंटेज में भी उत्तराखंड में बीजेपी का ज़्यादा परसेंटेज है। अच्छा, आपने कई सारे चुनाव देखे होंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे जो उत्तराखंड का जो आम वोटर है, जब वो मतदान करने जाता है तो क्या उसके दिमाग में क्या रहता है? जो इस बार जब वो मतदान करने गया होगा तो क्या उसके सामने कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कोई बेहतर प्रत्याशी विपक्ष की पार्टी से नहीं था तो उसको लगा कि भाजपा को ही वोट दे देता हूँ? या फिर क्या वो मुद्दे रहे, या फिर उसको वो जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे जो उत्तराखंड के, जैसे अंकिता भंडारी है, भू कानून है, वो उसके ध्यान में नहीं रहे? क्या रहा? देवेश भाई, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे पहले जो सांसद के वोट होते हैं, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसमें कि लोग देश हित में वोट करते हैं। स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं लेकिन उतने कारगर नहीं हो पाते हैं जितने कि लोग देश हित में देखते हैं कि हमारा देश का मतलब अच्छा लीडर होना चाहिए, हमारे देश की बागडोर जो है अच्छे आदमी के हाथ में होनी चाहिए। तो स्थानीय मुद्दे उतने यहाँ पे कारगर नहीं हैं और ना हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि कांग्रेस यहाँ पे 1-2 सीटें भी नहीं ला पा रही है, तो आप क्या वजह समझ रहे हैं कि कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल रहा है और भाजपा जो है वो दोबारा से क्लीन स्वीप करने जा रही है उत्तराखंड में? कांग्रेस का सबसे लाचार प्रदर्शन इसलिए है कि कांग्रेस के सबसे पहले तो आपसी खींचतान का सबसे बड़ा मामला है। देखो, प्रदेश में जो है मुख्य सीटें पे जैसे बड़े बड़े हमारे नेता हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, हमारे प्रीतम चौहान जी हैं, इन्होंने ही चुनाव लड़ने से हाथ पीछे खींच दिए। और शुरुआत से ही कांग्रेस ने यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड तैयार नहीं किया, स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाए गए उस जिस ढंग से उठाने चाहिए थे, उस ढंग से कोई भी मुद्दा विपक्ष के द्वारा नहीं उठाया जाता है कि जिससे कांग्रेस फ्रंट फुट में खेल सके। हमने देखा यहाँ पे उत्तराखंड में कोई कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नेता भी नहीं आया यहाँ पे अपनी रैली या प्रचार करने के लिए, तो क्या इस वजह से भी कांग्रेस पीछे रह गई, या फिर कांग्रेस ने उत्तराखंड प्रदेश में ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा यहाँ पे? ऐसा भी है, पूरे उत्तराखंड में केवल कांग्रेस की एक बड़ी लीडर आई थी प्रियंका गांधी जी, उसके अलावा कोई भी नेता उत्तराखंड में प्रचार प्रसार करने नहीं आए हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, जितने बड़े बड़े लीडर आते हैं तो वैसे माहौल क्रिएट होता है, फिर तो वोटरों के माइंड भी डाइवर्ट होता है या वोटरों को समझाया जा सकता है। जब नेता ही नहीं आए हैं तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुछ ही घंटे बचे हैं और
इलेक्शन काउंटडाउन शुरू होने वाला है और बहुत ही जल्द नतीजे हमारे सामने होंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।